आपने अपने कुछ मेहमान जो है वो दिल्ली से बाहर से आए हैं और मैं ऐसा समझता हूँ कि विदर्भ को हिंदी भली भांति समझती है और इसीलिए हम हमारे मेहमानों का ख्याल रखते हुए हिंदी में जानबूझकर भाषण करेंगे। और उसके बाद में भी जो मेरा विषय है मैं रखने वाला हूँ वो हालांकि पूरे देश का विषय है और इसीलिए पूरे देश में जाना चाहिए। देश का मीडिया भी यहाँ है और ये जो सभा है ये इसका लाइव यूट्यूब पर संचालन हो रहा है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हिंदी में बात करना ज़रा ठीक रहेगा। और इसीलिए मैं जो भी विदर्भ के हमारे लोग हैं उनको उनसे थोड़ी माफ़ी मांगूंगा और उसके बाद में ये जो मेरा निवेदन है मैं चालू करूँगा। देखिए, ऐसा है, मैं आपको ये सवाल करता हूँ और मैंने टिकैत जी से भी आते आते बात किया कि ये एमएसपी गारंटी वगैरह ये वो सारी चीज़ें मांगते मांगते 13 महीने हम लोग 380 दिन वहाँ बैठे और ऐसे लोगों के सामने बैठे कि जिनके सीने में दिल नहीं है। 750 किसानों की शहादतें हुई और 750 किसानों की शहादतें होने के बाद में भी जब उसके बारे में बात निकलती है कि देश का पंतप्रधान बोलता है कि भाई ये क्या मेरे कारण थोड़ी हुई है, मेरे लिए थोड़ी हुई है, तो ऐसे जो लोग हैं उनके सामने ये जो गूंगे के सामने बीन बजाने वाली बात रहने वाली है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और आपके साथी भी बोल रहे थे कि हम जब हमारे एरिया में घूमते हैं और कोई एरिया में अगर पानी नहीं है, अगर बर्बाद हुआ एरिया है, किसान मर रहा है, तो हम बोलते हैं कि हम ये हरियाणा के विदर्भ में आए हैं या आसाम के विदर्भ में आए हैं, इस तरीके से बात करते हैं। यानी उनके दिमाग में ये है कि विदर्भ यानी गिरवेयार्ड यानी ये मौत का कुआं है, ऐसा उनके दिमाग में गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा टिकैत साहब की वराड़ ये जो है इसको हम लोग बोलते थे वराड़ और सोने की कराड़, यानी रीजन विद द गोल्डन बॉर्डर। ये क्यों था ये मैं आपकी समझाने की कोशिश करूँगा आगे की मेरी कुछ स्लाइड्स के अंदर, तो आपको पता लगेगा कि ये मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए, ये हमारा जो किसान है वो एक दाना लगाता है, एक दाना डालता है तो हजारों दाने निकालता है, एक बार पहली बात समझिए। लेकिन आज यही किसान जो है ये कर्जे के बोझ के तले दबा है। ये वही किसान है कि एक ज़माने में बैंकों में डिपॉजिट रखने वाला आदमी था, 60-65 जिसका जिक्र साईनाथ ने भी किया। बाकी भी मेरे वक्ता जो है हमारे रविकांत तुपकर का तो बड़ा योगदान है और बड़ा जो बोल रहा था वो उसके दिल का दर्द बता रहा था कि इतने सालों से वो ये कर रहा था और वो जो बात कर रहा था गौतमी पाटिल की कि उसका ना, तो ये वाकई में कि यहाँ पे आधा आंखोला आ जाता था, ये हकीकत है। लेकिन किसान की सभा हम लोग यहाँ रखते हैं इतने पूरे देश दुनिया के, जिसने हिंदुस्तान के सरकार को नहीं मोदी को झुकाया, ऐसा आदमी टिकैत हमने यहाँ आया। हमारे मित्र आए यहाँ पे सारे के सारे, एक उनको फ़ोन किया और उन्होंने यहाँ पे आने का कबूल किया। हमारे विश्वास उडगी भी जी आए, पुरुषोत्तम खेड़कर जी आए, बाकी हमारे पंजाब के साथी भी आए, हमारे अशोक ढोले जी आए, हमारे अजीत नवले जी आए, हमारे शिवाजी राव हमारे बारामती से भी आए, आप सब लोग आए। लेकिन उसके बावजूद बच्चू भाऊ कड़ू, उनका नाम अलग तरीके से लेने वाले, वो प्रहार करने वाले आदमी हैं। तो इतने सालों से प्रहार करते करते, और बच्चू मुझे मालूम है कि उनकी जब उसका जो भाषण होगा, तो मैंने परसों के रोज उनका भाषण सुना किस तरीके से, वो तो हमारे रविकांत तुपकर से भी अभी खतरनाक बोलने लगा है। तो बात है दोस्तों कि ये जो किसान की हालत हुई है, ठीक है जी, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये क्यों हुई है। एक बात समझिए कि जो एमएसपी की हम लोग जो बात करते हैं उसको हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो बोलते हैं, तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये बनती कैसी है, ये पहली बात मैं मेरे किसानों को समझाने की कोशिश करूंगा कि जो स्टेट के अंदर के जो भी एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं उनको ये जिम्मा दिया है कि आप अपने एरिया के 85 गाँव के अंदर जाइए, उसका डेटा लीजिए, उनका इन्फॉर्मेशन लेके वो स्टेट गवर्नमेंट को बताइए, और ये सारा होता है। तो इसको कुछ टेक्निकल बेस है, ये कोई चीफ मिनिस्टर के दिमाग में आया और वो उसने भेज दिया, ऐसी बात नहीं है। तो उसके बाद में जो भी कीमतें भेजे जाती है, उसके बाद में वो जो इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद में वो जो कृषि मूल्य आयोग है CACP, जिसका जिक्र हमारे पी साईनाथ ने भी किया,
तो सीएसीपी की मीटिंग में मैं अभी गया था दिल्ली में, मुझे बुलाया था उन्होंने सीफा के मीटिंग में, सीफा के तौर के, क्योंकि अभी मैं सीफा का राष्ट्रीय संगठन मंत्री बन गया हूँ, सेक्रेटरी। तो वो हिसाब से जब मैं वहाँ गया तो ये तो सिर्फ क्या है कि एक फॉर्मेलिटी करते हैं, उसको कोई मतलब नहीं है, सीएसीपी को कोई मतलब नहीं है वो हिसाब से। और उसके बाद में जो गवर्नमेंट है उनके साथ में चर्चा करके वो जो कीमत ठहराती है वो उसको बोलते हैं एमएसपी। मैं आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा, आपके स्क्रीन के ऊपर सामने हैं। देखिए 1967 को जो क्लास 1 ऑफिसर था उसकी सैलरी 100 रुपया थी, जो आज 1.5 लाख रुपया है, यानी 15 गुना बढ़ गई। जो टीचर था उसका 40 रुपये सैलरी थी, 80,000 रुपये हो गई है, और 2,000 गुना बढ़ गई है अभी। और उसके बाद में उसको जो अलग जो फैसिलिटी मिलती है, उसके बाद में उसको जो पेंशन वगैरह वो तो अलग है। उसके बाद में मैं एक और टेबल आपके सामने है, अभी आप देखिए उसको, कि 1967 के अंदर डीजल जो था सिर्फ 20 पैसे था, 20 पैसे, अभी 100 रुपया हो गया, 500 गुना बढ़ गया। पेट्रोल जो था 1.5 रुपया था, वो 105 रुपये, 70 गुना बढ़ गया। सोना जो था 1 तोला 102 रुपये का था 1967 के अंदर, और आज उसकी कीमत 1,15,000, यानी कितना बढ़ गया, तो 1100 गुना बढ़ गई है, 1100 गुना। गेहूँ हमारा जो था 90 रुपये था 1967 में, 90 रुपया। टीचर की सैलरी 40 रुपये थी, माने टीचर के 2 महीने के सैलरी में वो 1 क्विंटल गेहूँ खरीद सकता था, 1 क्विंटल। आज क्या परिस्थिति है, उसकी सैलरी कितनी हो गई है, आप देखिए कितनी हो गई है, वो हो गई 80,000 रुपये, यानी वो 1 महीने के सैलरी के अंदर 40 बोरे गेहूँ खरीद सकता है, जब वो 2 महीने के सैलरी में 1 बोरा खरीदता था। तो उसकी कीमत अभी 2200 रुपये ने 24 गुना बढ़ गई। कपास जो था वो 180 रुपये क्विंटल था, 180 रुपये क्विंटल। और सोने की कीमत क्या थी उस समय पे, 102 रुपया, यानी 1 क्विंटल कपास बेचने के बाद में उस समय पे 22 ग्राम का तोला आता था, 12 ग्राम का। तो 22 ग्राम सोना खरीद सकता था किसान, 22 ग्राम 1 क्विंटल कपास बेचने के बाद में, 1 क्विंटल कपास खरीदना। आज की घड़ी में तो आधा ग्राम भी नहीं खरीद सकता है। तो ये मैं जानबूझ के ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से सारी चीज़ें बढ़ गई है। और उसके आगे मैं अभी आता हूँ, आपके सामने जो टेबल है इसके अंदर देखिए कि किसानों को कैसे नुकसान होता है। देखिए जो चावल है उसकी कीमत 2007 में और जो थी 951 रुपये हमारे स्टेट ने बताई थी, एग्रीकल्चर कॉलेजेस ने, वो सरकार ने उसको दिया 645 रुपये, 306 रुपये का घाटा हुआ। उस साल का प्रोडक्शन आपके सामने, एक साल में 29,000 करोड़ रुपए का किसानों को नुकसान हुआ। 2007 से मैं एकदम आगे जाता हूं, क्योंकि मेरे पास तो 2007 से तो 2022 तक के 23 तक के पूरा डेटा है, लेकिन किसका समय नहीं जाना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन मैं अखबार में छापने वाला हूं। उसके बाद में आप देखिए 2013 में 2600 बोला, 1300 रुपये दिया, यानी आधी कीमत दिया। उसके बाद में 3,921 बताया था 19-20 में, 1800 रुपये दिया। और देखिए 2022-23 में 4452 रुपये प्राइस बताया, 2040 रुपये सरकार ने, यानी 40% दिया, सिर्फ 40%। उड़ गई जी, आप देखिए जानबूझ के, क्योंकि आप अर्थतज्ञ हैं तो इसलिए आपके लिए समझना जरूरी है। तो 2412 रुपये कम दिए किसानों को। और उसके बाद में उस साल का जो प्रोडक्शन है वो आपके सामने, एक साल में चावल उगाने वाले किसान को 3,27,000 करोड़ रुपया कम मिला एक साल में। और अगला आंकड़ा आप अगर देखेंगे तो 2007 से 2022 तक के 15 साल में किसानों को 23,30,120 करोड़ रुपया कम दिया। किसानों को ये आंकड़ा ध्यान में आना चाहिए, करके मैंने नीचे पूरा आंकड़ा वाकई में लिखा है, तो मालूम पड़ेगा कि उसके ऊपर कितनी जीरो है, ये पहले समझिए आप। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि गेहूँ में अभी देखिए 3755 रुपये कीमत बताई थी 2200 में, 2022 में सरकार ने 2015 रुपये दिया। एक साल में गेहूं उगाने वाले किसान को 1,92,000 करोड़ कम मिले। और ये जो 2007 से 2022 में 15 साल में किसानों को 21,73,000 करोड़ रुपए कम मिले 14 साल में। यहाँ पे गेहूं उगाने वाला पंजाब हमारे सामने है, हरियाणा के लोग हैं यहाँ पे कि जो चावल हमको देते हैं, पूरे देश को चावल, पूरे दुनिया को चावल खिलाने की ताकत है। तो 21,73,000 करोड़ रुपए तो इनको कम दिए, और गेहूं वाले चावल वालों को जो दिया है 23 लाख करोड़ रुपए कम दिया। और दोनों की मिला के अगर टोटल आप करेंगे तो मैं आगे आपको बताता हूँ। उसके बाद में जो बाजरा है उसको कितना कम दिया है, तो ये 2 लाख करोड़ रुपया कम दिया है। उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मक्का है उसके अंदर 1,20,000 करोड़ रुपए कम दिया है। उसके बाद में अगर ज्वार का लेंगे तो 55,000 करोड़ रुपया कम दिया।
तो दोस्तों एक बात ध्यान में रखो कि 2700 से 2023 तक के चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का और ज्वारी, ये 5 अनाज जो हैं, इसके अंदर किसानों को 48 लाख करोड़ रुपया कम दिया गया। 48 लाख करोड़ रुपया, एक बात समझिए। और उसके बाद में आप ये देखिए कि भारत सरकार का जो बजट है सालाना, वो 45,000 करोड़, 45 लाख करोड़ का है, 45 लाख करोड़ का। और किसानों को 2 अनाजों में 45,000 करोड़ से लूटा इन्होंने। जितना भारत सरकार का बजट है उतना सरकार ने किसानों को लूटा है सिर्फ 2 अनाजों में। आगे मैं बाकी की बताने की कोशिश करूंगा। जो मैं लूट वापसी की जो बात कर रहा हूं वो इसी के ऊपर कर रहा हूं कि किसान के ऊपर कर्जा माफी मांगो। ये मैं बोलता हूं कि ये पुरानी बात होगी, बहुत पुरानी बात होगी। बच्चों भाव एक बात ध्यान में रखो, कर्जा माफी का विषय नहीं है। मैं आपको कागज के ऊपर गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट मेरे पास में है, ये गवर्नमेंट का, इसके ऊपर जो है ना, ये गवर्नमेंट का सही सिक्का है इसके ऊपर। ये गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर कॉलेज का सिक्का है, एग्रीकल्चर कॉलेज का, कि हाँ भाई ये हमने बात बताई थी। ये मैं मुँह जबानी बात नहीं कर रहा हूँ। और ये जो इसके हिसाब से जो हुआ है, तो ये जो इतने कम पैसे मिले हैं 45,000 करोड़ रुपए, तो 2 पंजाब और हरियाणा वालों को ही मैं बताना चाहूँगा कि क्या परिस्थिति गंभीर है, इतनी गंभीर है। अभी आप देखिए जो दलहन है, दलहन के अंदर 2,87,000 करोड़ का 15 साल में हमको इन्होंने लूटा है। जो ऑयल सीड है उसके अंदर 7,03,000 करोड़ से इन्होंने हमको लूटा है। 2007 से 2023 तक के कपास में किसानों को 1,72,000 करोड़ से इन लोगों ने लूटा है, 1,72,000 करोड़ से। और उसके बाद में 2007 से 2023 तक के गन्ने वालों को 68,000 रुपये से लूटा, 68,000 रुपये से। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 2007 से 2023 तक के अनाज यानी धान्य, दाढ़ी, दलहन, तेल, ऑयल सीड और कपास और गन्ना, ये सारे अगर हमारे देंगे, सारे के 23 जो क्रॉप है उसके अंदर 61 लाख करोड़ से लूटा, 61 लाख करोड़ से। और 61 लाख करोड़ में से 45 लाख करोड़ रुपए तो आप दोनों का लूटा है, पंजाब और हरियाणा वालों का। एक बात ध्यान में रखिए, क्यों लूटा है? सादा सरल, क्योंकि ये सरकार को मुफ्त में बांटना है, ये मुफ्त में बांटना है। तो ये मुफ्त में बांटना है तो किसानों के दम पे बांटना है। आप मरिए लेकिन मैं कॉलर टाइट करूंगा कि मैं तो 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में बांट रहा हूं और आप मुझे वोट दो। तो जो इनको वोट मिल रहे हैं वो आपकी और मेरी शहादतें दे के हो रहे हैं, पंजाब और हरियाणा वालों की शहादतें के ऊपर हो रहा है। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अभी ये जो लूट हो रही है, ये लूट होने के बारे में जब पूरा गजब हुआ तो स्वामीनाथन कमेटी इसके बारे में हुई। और स्वामीनाथन कमेटी ने ये देखने के बाद में उन्होंने बोला कि किसानों को जो है A2 FL + C2 के हिसाब से आपने प्राइस देनी चाहिए और उसके ऊपर कम से कम 50 गुना मुनाफा देना चाहिए, ये स्वामीनाथन ने बोला। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा सारे किसानों को कि A2 माने जो खेती को लगने वाला पूरा खर्चा है, जो कि इन्होंने ये स्टेट गवर्नमेंट को बताया है। स्टेट गवर्नमेंट को जो खर्चा बताया वो A2 है सिर्फ। उसके बाद में FL माने फैमिली लेबर, आप खेती करते हो लेकिन आपकी बीवी आपको खाना खिलाती है, आपका भाई, आपके बच्चे काम करते हैं, वो आपका फैमिली लेबर है, उसके भी पैसे पकड़ो, ये स्वामीनाथन आयोग बोलता है। और C2 का मतलब है कि अगर आपने अपनी ज़मीन ठोके पे किसको दे दी तो 15, 20, 25, 70,000, पंजाब है तो 70,000, 1 लाख रुपए साल का ठोका मिलता है, तो शुद्ध मुनाफा है, वो पकड़ो, ये स्वामीनाथन आयोग बोल रहा है। और उसके बाद में उसके ऊपर 50% मुनाफा देना चाहिए, ये सरकार ने मान्य किया है स्वामीनाथन का। ये एक बात ध्यान में रखिए कि ये जो केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है, जिन्होंने बोला है कि हम स्वामीनाथन आयोग का स्वीकार करते हैं और वो हिसाब से अगर आपने कीमतें अगर रुकाई और बनाई तो ये जो 61 लाख करोड़ है ना टिकैत साहब, ये 3 गुना बढ़ेंगे। एक बात ध्यान में रखिए, 61 लाख के कितने हो जाएंगे? 180 लाख करोड़। और 180 लाख करोड़ का मतलब क्या है? एक बात समझिए आप कि भारत के अंदर जमीन है 10 करोड़ हेक्टर और 180 लाख करोड़ का मतलब है 1 हेक्टर के पीछे किसानों को इनको 18 लाख रुपए देना है। ये पंजाब वालों को, हरियाणा वालों को मैं बताने की कोशिश करता हूं कि आपको तो 1 हेक्टर के पीछे 18 लाख करोड़ रुपए सरकार से लेना है, जिसका सरकार ने सर्टिफाई किया है। और इसीलिए सरकार तो मानने वाली नहीं है, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो ये जो बातें हैं, ये जो 18 लाख करोड़ रुपए जो है ना, वो लूट जो इन्होंने की है, वो लूट वापिस करना, ये हमारा ये। और जो लूट किया है इन्होंने 180 लाख करोड़ रुपए से,
उसका क्या नतीजा है आपके सामने है कि किसान जो है ये लगातार सुसाइड कर रहा है। 4 लाख के ऊपर किसानों ने अभी तक के शहादतें दी है। जो 26 किसानों के बारे में इन्होंने बोला, जो लोगों के बारे में जो पहलगाम के ऊपर मरे या मारे या इनकी जो कुछ भी राजनीति होगी, वो 26 के लिए ऑपरेशन सिंदूर करने वाली ये सरकार, ये हमारे जो 4 लाख के ऊपर किसान के शहादतें हुई, उनकी बीवियाँ जो है उनके माथे का सिंदूर निकला, उसके बारे में मोदी जी क्या बोलेंगे, इसके बारे में मेरा सवाल है। क्या 26 लोगों की बात कर रहे हो आप? राजनीति करना बंद कर दीजिए, ये मैं मोदी जी को इसके बारे में बोलूँगा। और देखिए उसके बारे में जो है हम लोग एमएसपी जो मांग रहे हैं, एमएसपी की डिमांड करते हैं। मेरा बोलना है कि भाई एमएसपी क्यों मांगेंगे हम लोग? आप गन्ने वालों को तो एफआरपी देते हो, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस देते हो, उसका तो आपने सिंबल बना दिया कि कैसी देंगे, किस तरीके से होंगी जिस तरीके से सरकारी नौकरों की एक वेतन आयोग बना दिया, उस तरीके से फिर एफआरपी बन गई है। तो गन्ने वाले तो ठीक है, तो गन्ने वाले सुखिए करके हमारे पेट में दुखने का जरूरत नहीं है। उन्होंने जो रास्ता बता दिया हमको गन्ने वालों ने एफआरपी का, वो रास्ते पे हमको चलना चाहिए। ये मेरा आपसे आगे आने वाले भविष्य के लिए निवेदन रहने वाला है। देखिए एक बात ध्यान में रखिए, एफआरपी का मतलब क्या होता है? फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस। तो अगर हमको इसके आगे करना है तो मैं हमें जानबूझ के आप देख रहे हैं तो इतने संगठन आज मंच पे बैठे, इतने संगठन है मंच पे। ये हमारे भारतीय किसान यूनियन है, प्रहार संगठन के हमारे बच्चू कडू है, उसके बाद में ये संयुक्त किसान मोर्चा है हमारा, किसान शेतकरी जागरण मंच है, उसके बाद में ये हमारी अखिल भारतीय किसान सभा है, उसके बाद में ये ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर यूनियन है, और बाकी कई संगठनों ने हमको इसके बारे में ये दिया है, सपोर्ट दिया है, बातचीत चल रही है। जब तक कि ये सारी की सारी चीज लोग एकत्रित नहीं आएंगे और हमारा ये करे, आज के घड़ी में हमारे सामने बस एक ही विकल्प है कि लड़ो और लड़ो, उसके सिवा हमारे पास में कुछ नहीं है। और उसके बाद में अगर आपको लड़ना है, कांटेक्ट करना है, जो नंबर आपको दिए हैं, अभी जो यहाँ पर हमारा इतने दूर से लोग आए हैं, ये सारे लोगों से मेरी इतनी विनती रहेंगी, हमको पहले देखना पड़ेगा। देखिए ऐसा है, मनोज जरांगे ने एक आंदोलन छेड़ा, वहाँ पे 10-20 लाख लोग आए। किस लिए आंदोलन किया? कि भाई हमको क्या चाहिए? सरकारी आरक्षण चाहिए। सरकारी आरक्षण काय के लिए चाहिए? तो सरकारी नौकरी के लिए। अरे सरकारी नौकरियां तो सरकार ने खत्म ही कर दी। तो सरकारी नौकरियां एक जमाने में खत्म कर दी है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, सारी जो इकाइयां थी सारी अडानी अंबानी को दहेज में दे दिया फोकट में, सरकार की नौकरी सिलक नहीं है, तो आपने आरक्षण लेके होगा क्या? तो ये तो ऐसी है भूतिया गांव की चौधराहट लेने वाली बात हो गई। हम बोलते कि ओसाड गांवची पाटिल की, हमारे महाराष्ट्र में बोलते, वो लेके कोई फायदा नहीं। लेकिन वहाँ लाखों की संख्या में लोग जाते हैं और 12 साल से कपास को, सोयाबीन को दाम नहीं, लूट हो रही है। 61 लाख करोड़ की, 180 लाख करोड़ की लूट हुई है। वहाँ पर किसान कितने जाते हैं आप वो देख रहे हैं, आपके सामने नज़ारा है। मेरा आप सब लोगों से निवेदन यही रहेगा, जैसा इसने बोला ना कि एक आदमी, एक नहीं आदमी, यहाँ पे एक आदमी 500 से बराबर है। अगली बार इन लोगों ने तो दिल्ली के रास्ते अभी तक के तो ये सुना था कि किसान रास्ता रोकते हैं, लोग रास्ता रोकते हैं, लेकिन दिल्ली में तो सरकार ने रास्ते रोक दिए, खोद दिए। ये हुआ है देश में। लेकिन ये सरकार इस तरीके से बाज आने वाली नहीं है। और हमारे टिकैत साहब ने तो बोला कि ये कोई सरकार जो है, ये कोई चुनाव से चुनी हुई सरकार नहीं है। और ये जो सरकार जो बैठी है, सरकार नहीं बैठी है, तो ये कारपोरेट कंपनियों के दलाल बैठे हैं। अभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला और ये बात बिल्कुल तय हो गई है। तो हिसाब से आने वाले दिनों के अंदर हमको ये सारी बातें सोच समझ के हमारी आगे की पीढ़ी, हमारी खेती, टिकैत साहब तो बोलते हैं कि भाई खेती वेती बेचने का, ये सुसाइड करने का ध्यान मत रखो, ये दिमाग से निकाल डालो। यही मैं भी आपको बोलता हूँ। और उसके बाद में यहाँ से हमको जाना है तो पूरा कुछ संकल्प लेकर जाना है, पूरा संकल्प लेकर हमको आगे की दिशा तय करनी है। टिकैत साहब ने बोला है कि 6 अक्टूबर का उनका इसके बारे में पूरा का पूरा एक क्या बोलते फ्यूचर प्लान के हिसाब से संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंगें सभा रहेंगी। तो मैं ये सारी बातें वहीं पे भी रखने की कोशिश करूँगा कि हमको हमारी दिशा,
हमारी डिमांड जो है वो बदलनी पड़ेगी। उडगी साहब जो है इसके बारे में बताएंगे बहुत अच्छी तरह से कि इंडस्ट्रियलिस्ट को किस तरीके से राइट ऑफ दिया जाता है और किसान को किस तरीके से ये ऋण माफ़ी के नाम पे नौटंकी की जाती है। देखिए, ऋण माफ़ी के बारे में बोलूँगा, 2007 में ये देश का जो पंतप्रधान है ना मनमोहन सिंह, 2001 से तो 2007 तक के मैं लिखता रहा लगातार किसानों के सुसाइड्स के बारे में। पंतप्रधान मनमोहन सिंह जी ने मुझे ससम्मान दिल्ली बुलाया, 40 मिनट की मीटिंग दिया, 2 घंटा 40 मिनट समय दिया, 72,000 करोड़ की ऋण माफ़ी दिया, 72,000 करोड़ की 2008 में। और उसके बाद में जो खेती के जो भाव बढ़ाए वो 32% से तो 74% तक की कीमतें बढ़ाई एमएसपी की, एक बात ध्यान में रखिए। लेकिन उसके बाद में जो है 1%, 1.5%, 2% कीमतें बढ़ी है और आज उसका नतीजा हमारे सामने कि किस तरीके से ये हुआ है। लेकिन दोस्तों, ऋण माफ़ी लेने से कुछ हमारा फ़ायदा होने वाले, ऋण माफ़ी करे तो पैसा जाएगा बैंक के खाते में, आप तो वही ठन गोपाल सर, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट को एक तरफ राइट ऑफ देने का, हेयर कट देने का, हेयर कट बोलते हैं उसको, और उसके बाद में आपको ऋण माफ़ी दे के बैंकों का भला करने का। हम तो जहाँ थे वही है, हमको कोई एमएसपी नहीं चाहिए, हमें या क्या बोलते हैं उसको, ऋण माफ़ी नहीं चाहिए, हमें हमारे दाम का, हमारे उपज का दाम दे दो। और उसके लिए जो आप रोड़े पैदा कर रहे हो, वो रोड़े का नाम है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। उसके ऊपर हम सब लोगों को आने वाले दिनों के अंदर काम करना पड़ेगा। काफ़ी लोग बोलने वाले हैं, तो इसलिए मैं समय का ध्यान रखते हुए और हमारे धनंजय जी मुझे इशारा करने के पहले मैं मेरी बात ख़त्म करता हूँ। लेकिन ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि हम यहाँ से जाएंगे तो कुछ संकल्प लेकर जाएंगे, ये अपेक्षा रखते हुए मैं आपसे रजा लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।